हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। जैसे कि आप सबको पता है कि सी टेक्नोलॉजी की एक क्लास हो चुकी है और ये सेकंड क्लास है। तो ये जो क्लास है इसमें जो इम्पोर्टेंट आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, वो हम कवर अप करेंगे। और इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी सीड टेक्नोलॉजी की पार्ट फर्स्ट, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सीड की क्लासेस कौन कौन सी होती है और उन्हें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया जाता है और कौन सा सीड जो है फार्मर को दिया जाता है और किस सीड का टैग कलर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लेना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। देन आज पार्ट सेकंड करते हैं। ये जो क्लास है ना, ये सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जिनके अंदर आपका सी टेक सब्जेक्ट रहता है। बिकॉज सी टेक के अंदर तो आपसे सीट से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होंगे ही, तो उसके अंदर ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे भी कोई भी क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो सबसे पहले बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्लास फर्स्ट आप पहले देख लेना, उसके बाद में ये क्लास देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं सी टैग से, तो उसमें क्या रहता है कि आपसे अंकुरण परसेंटेज पूछा जाता है। जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है? तो जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है? अंकुरित बीजों की संख्या अपॉन में बोए गए बीजों की संख्या। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि आपको बोल दे कि जर्मिनेशन परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, या जर्मिनेशन परसेंटेज को ज्ञात करने का सूत्र क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है। तो आप क्या बताओगे कि जितने हमने टोटल बीज सोन किए हैं और उनमें से जितने बीज अंकुरित हुए यानी जर्मिनेट हुए, ठीक है, इनको इंटू करना है 100 से। तो जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? अंकुरण प्रतिशत। एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लो आपके पास ये वाला जो है, ये क्या है? अपनी लैंड है, अपनी ज़मीन है, सोयल है। इसके अंदर हमने क्या है? 10 बीजों को क्या किया है? बोया है, ठीक है। तो 10 बीज यहाँ पे लिखेंगे कि बोए गए बीजों की संख्या। बोए कितनी है? हमने 10 बोए है ना। और फिर ये बोल रहा है कि अंकुरित बीजों की संख्या, ऊपर वाली साइड क्या लिखनी है? अंकुरित बीजों की संख्या। अब मान लो हमने तो 10 बोए थे, 10 बीज सोन किए थे, लेकिन किसी वजह से 6 ही बीज जो है ना, उनसे क्या है? प्लांट जर्मिनेट हो पाए। चार बीज ऐसे निकले जो क्या हुए? जर्मिनेट ही नहीं हुए, ठीक है। कोई भी रीज़न रह सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अब बताओ इसका अंकुरण परसेंटेज क्या है? तो अंकुरण परसेंटेज क्या रहेगा? 6 ऊपर आएगा क्योंकि 6 ही तो अंकुरित हुए है ना, और 10 क्या आएगा? नीचे आएगा। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 60%। तो हम क्या बोलेंगे कि 60% इसका जर्मिनेशन परसेंटेज है इस फसल के बीजों का। तो ऐसे निकालते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है। फॉर्मूला के अलावा वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस फसल का बताओ जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। सबसे कम कौन सी फसल का जर्मिनेशन परसेंटेज होता है? तो कपास का रहता है 65% सबसे कम जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है। तो उसके बाद में ये देखो, गेहूं, जौ और चना, अगर हम इनकी बात करें, इनका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या रहता है? तो 85% रहता है, ठीक है। ये कहना चाहता है कि अगर आप गेहूं, जौ या चने के 100 बीजों को उगाओगे ना खेत के अंदर, तो उनमें से 85 बीज ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि 100 बीज को ही सोन करना है। इसका मतलब कि जितने बीज हम सोन करते हैं ना, उसका 85%, जैसे हम 100 बीज को ग्रोन करेंगे तो उसका 85% कितना होगा? 85 होगा ना। तो उसी टाइप से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि धान, ज्वार, तिल और रिचका, बरसीम, इनका कितना है जर्मिनेशन परसेंटेज? तो 80% है। और अगर हम बात करें बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और चमला की, तो 75% है। मूंगफली, सोयाबीन, गवार और सूरजमुखी की कितनी है? 70%।
तो इसके अंदर क्या रहता है, ये देखो इसने बोला न्यूनतम अंकुरण क्षमता, ये तो जो है ना ये मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज है कि मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर इससे कम है मतलब वो जो सीड है ना हमारा वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। ये बोल रहा है कि इससे कम नहीं हो सकता, इतना हो सकता है। आपने बोलते ना ये मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ का और ये क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम का मीन इससे ऊपर नहीं जा सकता, इतना होगा, और मिनिमम का मतलब इससे नीचे नहीं जाता, ये हाईएस्ट है कि हाँ यहाँ तक ही जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये बोल रहा है कि न्यूनतम अंकुरण परसेंटेज तो आपका 85 है, ठीक है। इसी टाइप से इन सभी का दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जो जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या रहता है, एक पूछा जाता है सीड इंडेक्स और एक होता है टेस्ट वेट, ठीक है। तो सीड इंडेक्स क्या होता है और टेस्ट वेट क्या होता है, इसके अंदर है ना कंफ्यूज नहीं होना। इसे हिंदी में बोलते हैं बीज सूचकांक और इसे क्या बोला जाता है, परीक्षण भार। तो टेस्ट वेट या फिर परीक्षण भार की बात करें तो ये क्या होता है, 1000 बीजों का वजन होता है। मान लो कि हमारे पास कोई भी फसल है, उसके क्या है 1000 बीज हैं। कितने बीज हैं, 1000 बीज। हम इन 1000 बीजों को लेंगे और फिर इसका वेट देखेंगे कि इसका वेट कितना है, इसका वेट काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसे ही बोलती हैं, क्या बोलती हैं, टेस्ट वेट, यानी कि 1000 दानों के वजन को हम टेस्ट वेट या फिर परीक्षण भार बोलते हैं। और ये लगभग कौन सी फसलों के अंदर किया जाता है, तो जो स्मॉल सीड वाली होती हैं, जिनके बीज जो हैं वो छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइस हो गया, यानी कि धान हो गया, वीट यानी गेहूं हो गया, ठीक है। इनके अंदर किया जाता है टेस्ट वेट। और फिर अगर हम बात करें, सेकंड टर्म आती है कि सीड इंडेक्स, यानी कि बीज सूचकांक क्या होता है। तो बीज सूचकांक में क्या रहता है, वही सेम पैटर्न है। इसके अंदर हमने 1000 बीजों को लिया था, यहाँ पे ओनली हमें 100 बीजों को लेना है। और 100 बीजों को लेने के बाद में क्या करना है, इनका वजन काउंट करना है कि इनका वेट कितना है, इनका वजन कितना है। इसे क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक बोला जाता है। यानी कि 100 बीजों का भार तो होता है सीड इंडेक्स और 1000 बीजों का भार होता है टेस्ट वेट। और फिर ये किस में अप्लाई किया जाता है, बोल्ड सीड, यानी कि जो मोटे दाने वाले अनाज होते हैं ना उनके लिए, उन क्रॉप्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेज के लिए, मेज मतलब मक्का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट रहता है कि बीज का वास्तविक मूल्य, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ सीड, सीड की रियल वैल्यू। तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे याद करोगे आप। तो इसके अंदर क्या होता है कि अंकुरण प्रतिशत, हमने ऊपर देखा था ना कि जर्मिनेशन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अंकुरण प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अंकुरण प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है, उस फसल का जिसका हमें वास्तविक मूल्य निकालना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका शुद्धता प्रतिशत, ठीक है, उसका क्या निकालेंगे, शुद्धता प्रतिशत, यानी कि उसकी प्योरिटी कितनी है, और अपॉन में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। तो इसने एक चीज़ बोली है कि अगर कोई भी फसल है जिसका 70% से रियल वैल्यू कम होना, तो उस बीज को बुआई के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि बीजों की अंकुरण और शुद्धता होती है ना, वो दोनों ही इससे मतलब लो लेवल की होगी तो कोई काम का ही नहीं होगा ना बीज, उससे हमें इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो ये बोल रहा है कि बीज का वास्तविक मूल्य कैसे निकालते हैं। बीज का वास्तविक मूल्य क्या होता है कि अंकुरण प्रतिशत, हमने अभी ऊपर पढ़ा था जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है कि जितने बीज हमने टोटल सोन किए हैं उनमें से जितने बीज हमारे ग्रो होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं अंकुरण प्रतिशत, ठीक है। यानी कि इतने में से इतने बीज हमारे ग्रो हुए हैं, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है शुद्धता प्रतिशत। अब शुद्धता क्या होती है कि एक तो होती है इसकी जेनेटिक प्योरिटी और एक होती है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी क्या होती है, जैसे अपने देखते हैं ना कई बार मार्केट से सीड लेके आते हैं या फिर जो सीड हम काम में लेते हैं ना फसल के ग्रो करने के लिए, तो उसमें क्या रहता है कि कंकड़ पत्थर वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर दूसरी फसल के बीज जो है वो मिक्सअप होते हैं। तो ये तो होती है फिजिकल, भौतिक अशुद्धता बोलते हैं इसे हिंदी के अंदर, जिसे हम देख सकते हैं, ओके। और बात करें ना जेनेटिक जो होती है, तो जेनेटिक प्योरिटी का क्या होता है कि जेनेटिक प्योरिटी में ये होता है कि बीज जो है ना, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये चीज़, ये जो बीज है ना ये अच्छा नहीं है। अब देखो जैसे हम ग्रो करेंगे, मान लो कि वो जो वैरायटी हम ग्रो कर रहे हैं ना उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो रेजिस्टेंट हो कोई भी डिजीज़ के प्रति, यानी कि कोई भी डिजीज़ आती है उसमें लग जाती है और वो आसानी से इफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हम बीज को देख के तो नहीं बता सकते कि ये इस टाइप से इफेक्टेड होगा,
ये चीज़ हम जब उसे ग्रो करते हैं उसके बाद में पता लगती है क्या है, उसकी जेनेटिकली कोई उसके अंदर कमी है, उसी वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है दोनों प्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि उसकी शुद्धता प्रतिशत कितनी है। तो उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं शुद्धता प्रतिशत। अब प्योरिटी कैसे निकालेंगे, पहले हमने जर्मिनेशन परसेंटेज देख लिया था, अब प्योरिटी देख लेते हैं प्योरिटी कैसे निकालेंगे। वेट ऑफ प्योर सीड, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ बल्क सैंपल इनटू 100। इसके अंदर क्या होता है कि अपनों ने एक सैंपल लिया, मान लो अपने को क्या है वीट ग्रो करना है, अपने वीट का गेहूं का क्या कर लिया, सैंपल ले लिया कि इतने इतने सारे बीज ले लिए। ठीक है, ये सभी क्या है यहाँ पे बीज है, ये सब हमने बीज ले लिए और इनमें से हम देखेंगे कि प्योर सीड कितनी है। ओके, प्योर सीड कितनी है, अब मान लो कि इनके अंदर है ना कुछ बीज ऐसे हैं जो कि या तो कोई वीट की है या फिर दूसरी फसल की है, तो बाकी जितने वीट बचे वो सब प्योर हुए, तो उसका परसेंटेज हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये प्योर सीड है और ये क्या है बल्क सैंपल, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो अपना प्योरिटी या फिर शुद्धता प्रतिशत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशुद्धता प्रतिशत यानी कि इम्प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो इम्प्योरिटी परसेंटेज में क्या रहता है, वेट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन बल्क सैंपल अपॉन वेट ऑफ बल्क सैंपल इनटू 100। यहाँ पे 100 था, ये यहाँ से थोड़ा कट हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपनों ने जितना बल्क सैंपल लिया वो ऊपर वाला सेम कॉन्सेप्ट है। ये मान लो हमने क्या किया, एक सैंपल लिया है, गेहूं के बीज है हमारे पास, वीट के सीड है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें तो हमने ऐसे पढ़ा था, ये देखो कि इसमें मैंने बोला था कि जैसे मान लो ये क्या है, सरसों का बीज है, ये चने का बीज है, या फिर यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर है, तो ये सब तो क्या है कि इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धता है। ठीक है, तो इसे हमने नहीं काउंट किया था, ये तो हमने बाहर निकाल दिया था। इसके अलावा जो बच गए थे ना वीट के सीड, हमने तो उसे काउंट किया था ना, क्योंकि हमारे लिए तो वही काम किया। ये देखो प्योर सीड कितनी है, हमने वो काउंट किया था इसके अंदर। बट इसमें क्या होता है कि हम प्योर सीड को काउंट नहीं करेंगे, इसमें जो अशुद्धियाँ निकली थी ना, जो सरसों के, जो चने के या फिर कंकड़ पत्थर, उससे हम काउंट करेंगे। ठीक है, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इस बल्क सैंपल के अंदर, इस सैंपल के अंदर, उसे हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बोलते हैं इम्प्योरिटी परसेंटेज। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अशुद्धि को क्या बोला जाता है, तो डोकेज बोला जाता है अशुद्धि को। हाँ, ये देखो अशुद्धि को क्या बोलते हैं, डोकेज बोला जाता है। फिर है कि जेनेटिक प्योरिटी होती है, एक तो आनुवांशिक शुद्धता होती है। तो आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, जेनेटिकली कितनी जो होती है प्योरिटी होनी चाहिए, तो 100% होनी चाहिए। और अशुद्धता कितनी हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ 100% हो जरूरी नहीं होता, तो उसके लिए ना अशुद्धता भी बताई गई है कि 0.1% तक चलेगा, कि 0.1% तक कुछ कंकड़ पत्थर कोई दूसरी वैरायटी का सीड मिक्सअप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 0.1% से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि 99.99% तो बीज प्योर होना ही चाहिए, 0.1% हो सकता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद में अलगाव दूरी की बात करें, आइसोलेशन डिस्टेंस, हम हर एक फसल में पढ़ते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस इतनी रखो, सर्टिफाइड सीड के लिए इतनी रखो, फाउंडेशन के लिए इतनी रखो। आपके क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट ईयर, भिंडी के लिए पूछा गया था आइसोलेशन डिस्टेंस, में भी वो पूछा था, सर्टिफाइड सीड के लिए पूछा था शायद। तो ये बोल रहा है कि आइसोलेशन डिस्टेंस होती क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है, वर्ड हम यूज़ करते हैं, अलगाव दूरी जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसका मीन्स क्या होता है कि अलग रखना कोई भी चीज़ को, यानी कि जैसे मान लो हमें क्या है, भिंडी का एग्जांपल ले लो, हमें भिंडी के यानी सर्टिफाइड सीड चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड की बात कर लो, तो अब ये बोल रहा है हमने क्या यहाँ पे भिंडी के प्लांट्स को ग्रो कर दिया। ठीक है, भिंडी के प्लांट को ग्रो कर दिया, तो भिंडी के पास वाला ये जो एरिया है ना, ये चारों तरफ का जो एरिया है, तो इसके आसपास में हम क्या करेंगे कि दूसरी भिंडी की कोई भी वैरायटी नहीं लगाएंगे, और दूसरी कोई भी भिंडी की कोई भी किस्म यानी कि भिंडी की कोई भी दूसरी फसल हम ग्रो नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, कोई डिजीज वगैरह फैल सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो दूरी मेंटेन की जाती है ना साइडों में, कि यहाँ यहाँ तक इतनी इतनी दूरी तक दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए इसी भिंडी की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अलगाव दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ से क्या होती है, संक्रमण की संभावना जो है कम हो जाती है। ठीक है, इसे कम करने के लिए ही ये किया जाता है।
तो उसके बाद में नेक्स्ट है कि आपसे पृथक्करण दूरी तो पूछी जाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है, ये भी मीटर में होती है, ये याद रखना। ये किस में होती है? मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं होती। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड है, जो स्वपरागित फसलें हैं, स्वपरागित क्या होते हैं, पहले टर्म को क्लियर कर देती हूँ। 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे इरेज कर देती हूँ पहले से। सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है? तो ये क्या है? ये मान लो एक प्लांट है, ये क्या है? ये सेकंड प्लांट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये मान लो ये वाला मेल पार्ट है, सॉरी फीमेल पार्ट है, और ये वाले साइड वाले क्या है? मेल पार्ट, ठीक है। तो जब ये मैच्योर होंगे तो यहाँ पे जो पोलन बनते हैं ना इस नर भाग पे, ये क्या करेंगे? मादा की फीमेल की स्टिग्मा पे आके गिरेंगे और क्या होगा? पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो ये देखो खुद का ही प्लांट है और अपने ही फ्लावर पे क्या है? गिर रही हैं, ठीक है। जो पोलन है वो अपनी मादा के स्टिग्मा पे गिर रही है। इस प्रोसीजर को तो भाई हम बोलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन है, ये स्वपरागण है। अगर मान लो कि ऐसे होता कि इसके जो मेल पार्ट के जो पोलन है ना वो क्या है? इस दूसरे प्लांट के फ्लावर के मादा भाग के स्टिग्मा पे आके गिरते, तो इसे हम बोलते क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि प्रपरागण। तो स्वपरागण हमें क्लियर हो गया क्या होता है। स्वपरागण में क्या है? अब कौन कौन सी फसलें हैं जो स्वपरागित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सेल्फ पॉलिनेटेड का एग्जाम्पल है, नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन क्या है? कवर होता है। तो सबसे पहला है गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली, और बात करें सोयाबीन की, तो इनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रखी जाती है? एक तो हम बनाते हैं आधार बीज और दूसरा बनाते हैं प्रमाणित बीज। ये वाला बीज जो है ना ये किसानों को दिया जाता है खेतों में ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये सर्टिफाइड कर दिया जाता है कंपनियों के द्वारा कि इसका ये जो है प्योर सीड है आपके लिए, तो फार्मर को दिया जाता है ग्रो करने के लिए। जो वैरायटीज होती है ना वो सर्टिफाइड होती हैं, ठीक है। तो सर्टिफाइड सीड जब हम बनाएंगे तो उसके लिए कितनी दूरी रखेंगे? इन सभी फसलों में 3 मीटर और फाउंडेशन में भी 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चना, उड़द, मूंग की, तो इन तीनों में कितनी रखते हैं? 10 मीटर तो रखते हैं फाउंडेशन में, और सर्टिफाइड में रखते हैं 5 मीटर, ठीक है। देखो जस्ट हाफ है इसकी, लगभग फसलों में यही रहता है, जस्ट हाफ है, कुछ के अंदर अलग है। तो उसका क्या है? इसका कितना रहता है? 10 तो रहता है फाउंडेशन के अंदर, 5 रहता है सर्टिफाइड सीड के अंदर। फिर अगर हम बात करें मटर की, तो 20 मीटर रहता है फाउंडेशन के अंदर, सर्टिफाइड में 10 मीटर रहता है। फिर हम सरसों की बात करें तो 200 मीटर रहता है, और इसका कितना रहता है? 50 मीटर, ठीक है। सर्टिफाइड का कितना रहता है? 50 मीटर। क्रॉस पॉलिनेशन की बात आ गई। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? मक्का का कितना रहता है? संकर मक्का या फिर कंपोजिट या हाइब्रिड बोले तो उसका कितना रहता है? 400 रखते हैं, 400 मीटर। और सर्टिफाइड के लिए कितना रखते हैं? 200 मीटर। संकर बाजरा के लिए 1000 मीटर, और यहाँ पे कितना रखते हैं? 200 मीटर। सूरजमुखी और कुसुम के लिए कितना रखते हैं? 400, और इसमें कितना रखते हैं? 200 मीटर। गाजर की बात करें तो 1000 मीटर और 800 मीटर। प्याज की बात करें तो 1000 मीटर और 400 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो परपरागित ओपन क्रॉस पॉलिनेशन जो फसलें होती हैं उसमें संकुल ज्वार में कितनी रखी जाती है? 200 मीटर, और इसमें कितनी रखी जाती है? सर्टिफाइड में 100 मीटर। संकर ज्वार में कितनी रखी जाती है? 300 मीटर, और इसमें 200 मीटर। कपास में कितनी रखी जाती है? 50 और 30, ये भी पूछा गया, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका रहता है कि जीवन क्षमता परीक्षण, यानी कि सीड विएबिलिटी टेस्ट। अब देखो कि कोई भी बीज है, कोई भी फसल का जो सीड है, ठीक है, वो क्या होता है? एक लिमिटेड टाइम के लिए जीवित रहता है, ठीक है, विएबल रहता है। उसके बाद में वो क्या होता है कि जर्मिनेट होना बंद हो जाता है, उसकी कैपेसिटी क्या है? खत्म हो जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वो डाई हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो उसी अभी हमें सीड को देख के पता नहीं चलेगा कि ये सीड जीवित है या मर चुका है, यानी अंकुरण क्षमता इसकी खत्म हो चुकी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं उसकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए, उसकी विएबिलिटी जीवन क्षमता को चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से टेस्ट हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। तो टेट्राजोलियम टेस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो सीड विएबिलिटी के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका सूत्र पूछा जाता है बहुत बार कि फॉर्मूला बताओ पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4, ओके। फिर गोडेक्स पूछा जाता है, एम्ब्रियो कल्चर मेथड भी है, और इंडिगो कार्माइन भी है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है अपनी सिलेबस में है ना वही पढ़ेंगे।
तो टी टेस्ट भी बोलते हैं टेट्राजोलियम परीक्षण को, या फिर टेट्राजोलियम टेस्ट को टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या रहता है कि 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड रसायन जो है ना उसका यूज़ करती हैं, इस केमिकल का यूज़ करती हैं। तो क्या करती हैं 1% घोल में, इसके 1% घोल में यानी कि 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड रसायन, ये जो है ना इन दोनों में से एक चीज़ को ले लेंगे और क्या करेंगे इसके 1% घोल के अंदर बीजों को क्या करेंगे डुबो देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे जो जीवित बीज है ना, जो विएबल है अभी भी जीवित है, वो तो लाल या गुलाबी रंग के हो जाएंगे, और जो अजीवित है यानी कि जो मर चुके हैं, विएबिलिटी नहीं रही, वो क्या है उनका कोई भी कलर चेंज नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है कलर किस टाइप का हो जाता है, ये किस वजह से होता है, तो फॉर्मेशन की वजह से होता है। और जैविक टेस्ट को बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है, इसे टी टेस्ट भी बोलती हैं। 4 से 5 मिनट में हम है ना 100 बीजों का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, KMnO4। ये क्या है कि गुणवत्ता युक्त विधि है, यानी कि बेस्ट मेथड है। KMnO4 जो है ना इसके घोल में है ना बीजों को डाल दिया जाता है, और जो मृत बीज होते हैं ना उनका रंग जो होता है वो बदल जाता है, जो बीज विएबल नहीं होते हैं ना उनका कलर क्या होता है चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है राष्ट्रीय बीज निगम जिसे NSC बोला जाता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तो उसकी बताओ स्थापना कब हुई, तो 1963 के अंदर। और बीज निगम यानी कि सीड एक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो 1966 में तो इसका बिल पास हुआ, और 1969 में क्या हुआ ये लागू हुआ। और ऑर्थोडॉक्स बीज के बारे में पूछा जाता है, ऑर्थोडॉक्स बीज क्या होती हैं, तो जो कम टेम्परेचर पर और जिन्हें कम नमी पर लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकती हैं। ठीक है, यानी कि कम टेम्परेचर पर और सीड के अंदर मॉइस्चर कम हो, इस स्टेज में भी हम कम इसे लंबे टाइम तक भंडारित करके रख सकते हैं, उन बीजों को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स बीज। एग्जाम्पल के लिए अनाज वाली और दाल वाली फसलें जो है ना वो सब आएंगी इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है रिकैल्सिट्रेट बीज, ये किसी ने पूछा था लास्ट कमेंट करके लास्ट क्लास में। तो इसका क्या रहता है कि ऐसे बीज जिनको कम तापमान या फिर नमी पर भंडारित करने पर जीवित नहीं रहते, एग्जाम्पल के लिए आम और नारियल। नेक्स्ट है शुद्धता की बात करते हैं, प्योरिटी। प्योरिटी कितने टाइप की होती है, प्योरिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है भौतिक शुद्धता, मैंने आपको पहले बताया था जब वीडियो शुरू हुई थी, तो फिजिकल प्योरिटी कौन सी होती है, और जेनेटिक प्योरिटी यानी कि आनुवांशिक शुद्धता कौन सी होती है। तो फिजिकल प्योरिटी में क्या रहता है, कंकड़ पत्थर या फिर टूटे हुए बीज जो होते हैं उन सबको बोलते हैं कि जो हमें फसल ग्रो करनी है, मान लो हमें गेहूं की फसल ग्रो करनी है, तो उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर या फिर टूटे हुए बीज है या कोई दूसरी फसल के बीज हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि इसकी ये भौतिक अशुद्धता है। आनुवांशिक शुद्धता में क्या होता है, तो बीज जो होते हैं ना दूसरी फसल के, उसी फसल के दूसरी किस्म से मुक्त होने चाहिए। मतलब कहीं ये ना हो कि हम क्या कर रही हैं 1482 जो है मान लो गेहूं की किस्म को ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर सोनालिका के बीज भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी वैरायटी नहीं होनी चाहिए उसी फसल की, इसमें भी क्या है अशुद्धि होती है, आनुवांशिक आपकी जो है शुद्धता है। तो उसके अंदर क्या है 99% से ज़्यादा होनी चाहिए ये जेनेटिक प्योरिटी है। मैंने आपको बताया था 0.1% इम्प्योरिटी हो सकती है अशुद्धता, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और भौतिक अशुद्धता को क्या बोलते हैं, डोकेज बोला जाता है। प्रमाणित बीजों को भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। जो प्रमाणित सर्टिफाइड सीड जो होते हैं किसानों को दिए जाते हैं ना, उनकी भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए 98% से 98% से ज़्यादा होनी चाहिए। मुख्य फसल से दूसरी फसल या उसी फसल को अन्य किस्मों के पौधों यानी कि ऑफ टाइप को हटाना क्या बोलते हैं, उसे रॉगिंग बोला जाता है। ये आपसे पूछा जाता है, रॉगिंग भी पूछते हैं, बहुत सारे क्रॉपिंग सिस्टम है, मिक्स है, रिले है, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे क्या बोलते हैं। तो आपसे टर्म दे देते हैं आपको, फिर नीचे पूछा जाता है कि इससे क्या बोलते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन बताओ, बहुत ही शॉर्ट में पूछा जाता है। तो जैसे कि मुख्य फसल है, मान लो हमने गेहूं की फसल को ग्रो कर रखा है फील्ड के अंदर, ठीक है, तो गेहूं की फसल में क्या है, मान लो सरसों के बीज निकल, यहाँ पे सरसों का प्लांट उग रहा है, यहाँ पे चने का उग रहा है, तो इसे क्या करेंगे हम निकाल देंगे इन प्लांट्स को। या फिर मान लो कि यहाँ पे हमने गेहूं के 1482 वैरायटी बोई है, यहाँ पे सोनालिका के प्लांट भी निकल रहे हैं, तो इसको भी हम अलग कर देंगे, इसे बोलते हैं रोगिंग। नेक्स्ट है बीज उपचार या फिर सीड ट्रीटमेंट।
जितनी भी फसलें पड़ी है ना, हमने सबने पढ़ा है, सब में हम एक बात पढ़ते हैं, सीड को ट्रीट करके सोन करना चाहिए, जिससे क्या हो, डिजीज पेस्ट का खतरा ना हो। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो सीड को ट्रीट करने के कौन कौन से मेथड हैं? FRI ये शॉर्ट फॉर्म है, FIR। FIR में क्या रहता है कि F का मीन होता है फंगीसाइड, I का मीन होता है इंसेक्टिसाइड, R का मीन होता है राइजोबियम कल्चर। तो फंगीसाइड का क्या मतलब होता है? फफूंदनाशी से उपचारित करना चाहिए, फिर कीटनाशी से, और फिर राइजोबियम से। ठीक है, तो फफूंदनाशी में क्या यूज करेंगे? कार्बेंडाजिन या थायराम, इन दोनों में से कोई भी एक को 2 से 3 ग्राम पर किलो सीड, यानी कि 1 kg बीज को हमें अगर ट्रीट करना है ना, तो 2 से 3 ग्राम ले लेंगे इनमें से कोई भी फफूंदनाशी, और भी ले सकते हैं बट एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। कीटनाशी की बात करें तो क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में। राइजोबियम की बात करें तो आपको पता होगा, पल्सिस क्रॉप जब हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जितनी भी दलहनी फसलें हैं ना, सबकी जड़ों में क्या है? बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है अपनी जो जमीन होती है उसके अंदर, उनकी गांठों के अंदर पाया जाता है, नोड्यूल्स के अंदर। तो इसमें क्या रहता है? राइजोबियम तो कौन सी फसलों में होते हैं? दलहनी फसलों में होते हैं, जैसे कि चना, मटर, मूंग, मोठ, इन सब में होते हैं। एजेटोबैक्टर किसके अंदर पाया जाता है? गेहूं, जौ, धान और तिलहन के अंदर। एजोस्पाइरिलम किस में पाया जाता है? मक्का, ज्वार, गन्ना और बाजरा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम दोनों ही पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी सभी वीडियोस को आप इस चैनल पे देख सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।